स्वागत है आपका परीक्षा धाम में, जहां हम शिक्षा को नया आयाम देते हैं। नमस्कार। जब हम भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में सोचते हैं तो अक्सर बड़े बड़े नाम और बड़े शहर ही याद आते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि इस लड़ाई की असली जान, असली रूह तो बसी थी छोटे छोटे शहरों और गांवों के संघर्षों में। ऐसी कई कहानियां हैं जो इतिहास की किताबों में कहीं दबकर रह गईं। तो आज चलिए हम मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे ही आंदोलनों और बलिदानों को करीब से जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश के इन लोकल हीरोज ने आज़ादी की लड़ाई को आखिर कैसे एक नई दिशा दी। देखिए, ये सिर्फ तारीखें या घटनाएं नहीं हैं, ये वो दास्तान हैं जो हमें बताती हैं कि कैसे आम लोगों के हौसले ने एक पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1920 के दशक से। ये वो दौर था जब पूरे देश में आज़ादी की एक चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही थी और मध्य प्रदेश भी इससे बिल्कुल अछूता नहीं था। यहीं से औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ पहले विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और उन्हें कुचलने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने क्रूरता की हर हद पार कर दी। सबसे पहले बात करते हैं 1920 के कसाई खाना आंदोलन की, जिसे रतौना सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। हुआ ये कि सागर में एक ब्रिटिश कंपनी एक कसाई खाना खोलना चाहती थी। जाहिर है इससे स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं बहुत आहत हो रही थीं। तो फिर क्या था? अब्दुल गनी खान और माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने अखबार कर्मवीर के जरिए इस आंदोलन की आवाज को पूरे इलाके में फैला दिया। सोचिए, उस जमाने में भी मीडिया एक जन आंदोलन खड़ा करने में कितना पावरफुल था। अब आगे बढ़ते हैं 1931 में, रतलाम में, जहां स्त्री सेवा दल की स्थापना हुई। स्वामी ज्ञानानंद की लीडरशिप में बने इस संगठन का मकसद डबल था। एक तो स्वतंत्रता की मांग करना और दूसरा समाज सेवा करना। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा और प्रोग्रेसिव कदम था, जिसने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकालकर सीधे तौर पर सामाजिक और राजनीतिक कामों में शामिल होने का एक मंच दिया। इतिहास में ना कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। 1919 का जलियांवाला बाग एक ऐसा ही जख्म है। लेकिन क्या हमें पता है कि ठीक वैसी ही एक दर्दनाक घटना मध्य प्रदेश में भी हुई थी? इसका नाम था चरण पादुका कांड। 14 जनवरी 1931, छतरपुर का चरण पादुका। यहां लोग शांति से सभा कर रहे थे और तभी ब्रिटिश अफसर कर्नल फिशर ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। जानते हैं क्या हुआ? 21 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए। सेठ सुंदरलाल और धर्मदास जैसे कितने ही नायकों ने अपनी जान दे दी। और बस इसी वजह से इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहते हैं। ये नाम ही अपने आप में उस दिन हुई वहशीपन की पूरी कहानी कह देता है। जब शांतिपूर्ण विरोध पर ऐसे हमले होने लगे तो संघर्ष का तरीका भी बदलने लगा। जुलाई 1931 का पंजाब मेल हत्याकांड इसी का एक सबूत था। खंडवा स्टेशन के पास यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव ने हथियार ले जा रहे अंग्रेज मेजर जीआर टेक्स की हत्या कर दी। ये एक सीधी क्रांतिकारी कार्रवाई थी और इसका अंजाम भी उतना ही भयानक हुआ। यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को फांसी दे दी गई और दलपत राव को काला पानी यानी अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। इन शुरुआती विरोधों और बलिदानों के बाद अब आंदोलन एक नए फेज में जा रहा था। क्रांतिकारियों को यह महसूस होने लगा था कि सिर्फ रिएक्ट करना या प्रदर्शन करना ही काफी नहीं होगा। अब जरूरत थी एक मजबूत राजनीतिक और सामुदायिक संगठन बनाने की। यह एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था और इसी दौर में स्थापना हुई प्रजामंडल की, 1934 में झाबुआ में और फिर 1938 में भोपाल में। इनका मकसद सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक ही नहीं था। शराबबंदी, हरिजन उद्धार और विदेशी सामान का बहिष्कार, ये सारे सामाजिक सुधार भी इनके एजेंडे पर थे। ये दिखाता है कि आंदोलन अब समाज की जड़ों तक पहुंच रहा था। कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने पर जोर हर तरफ था। इसी की एक और मिसाल हमें 1934 में भोपाल में बने अंजुमन खिदमत वतन में मिलती है। मौलाना तरजी खान और शकील अली खान ने इसे बनाया था और इसका भी मुख्य उद्देश्य समाज सेवा ही था। इससे पता चलता है कि देश को ऊपर उठाने का विचार अलग अलग समुदायों में कैसे अपनी जगह बना रहा था। फिर 1935 में रतलाम में प्रजा परिषद का गठन हुआ। इसका लक्ष्य एकदम साफ और बहुत शक्तिशाली था। किसानों और मजदूरों को एक साथ लाना, उन्हें संगठित करना। ये स्वतंत्रता संग्राम को जमीनी स्तर पर ले जाने की एक बहुत सोची समझी कोशिश थी, ताकि ये लड़ाई सिर्फ कुछ नेताओं की नहीं बल्कि हर आम आदमी की बन सके।
और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे इंटेंस फेज में, 1939 से लेकर 1949 तक। इस दशक में बड़े बड़े राजनीतिक टकराव हुए, जबरदस्त विरोध देखने को मिला और आज़ादी के लिए वो बलिदान दिए गए जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट था। जबलपुर में हुए इस कांग्रेस सेशन में अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया, लेकिन अंदरूनी मतभेदों के चलते बोस को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ये घटना दिखाती है कि उस वक्त कांग्रेस के अंदर भविष्य की दिशा को लेकर कितना गहरा संघर्ष चल रहा था। उसी साल निवाड़ी के थाना लोहारी में एक और दिल दहलाने वाली घटना हुई। एक स्वतंत्रता सेनानी थे लाला राम वाजपेयी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को खुली चुनौती दी कि वो तिरंगा फहराएंगे। सोचिए, ये सिर्फ एक झंडा फहराने का सिंबॉलिक काम था, लेकिन इसका जवाब ब्रिटिश और रियासती पुलिस ने सीधी गोलियों से दिया। 24 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस क्रूरता का सबूत है। उस गोलीबारी में पूरे 24 लोग मारे गए। सिर्फ तिरंगा फहराने की हिम्मत करने की कीमत 24 जानें थी। ये आंकड़ा ही अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। 1940 का दशक संघर्षों से और भी ज्यादा भर गया। 1942 में इंदौर में सराफा सत्याग्रह हुआ, जहां पुलिस लाठीचार्ज में मगनलाल ओसवाल शहीद हो गए। और ये संघर्ष सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं था। 1946 के गोवा मुक्ति संग्राम में भी यहां से मंजनलाल चौरसिया और श्रीमती सहोदरा राय जैसे लोगों ने हिस्सा लिया। और आज़ादी के साल 1947 में रीवा में जबरन चावल वसूली के खिलाफ हुए चावल आंदोलन में त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद तिवारी को अपनी जान देनी पड़ी। प्रतिरोध की आग हर कोने में जल रही थी। कहते हैं, इतिहास खुद को दोहराता है, और कभी-कभी बहुत बेरहमी से। जलियांवाला बाग की तरह मध्य प्रदेश ने एक और नरसंहार देखा, बुरास कांड, जिसे भोपाल का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये घटना 1949 में हुई, यानी देश की आज़ादी के बाद। रायसेन जिले के बोरास गांव में तिरंगा फहराने को लेकर हुए एक संघर्ष में बैजनाथ गुप्ता, मंगल सिंह और छोटे लाल की हत्या कर दी गई। ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की लड़ाई 15 अगस्त 1947 को ख़त्म नहीं हुई थी। रियासतों के विलय और प्रतीकात्मक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तब भी जारी था। हाँ, हो सकता है कि ये सारी घटनाएं नेशनल लेवल की किताबों में बस 1-2 लाइन में खत्म हो जाती हों, पर रुककर सोचिए, ये हमें ज़मीनी स्तर पर आज़ादी की असली कीमत के बारे में क्या सिखाती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि आज़ादी वो सिर्फ कुछ बड़े नेताओं का आंदोलन नहीं था। नहीं, ये तो उन अनगिनत गुमनाम हीरोज़ के खून, पसीने और बलिदान से सींची हुई एक फसल है। और मेरे ख्याल से इन कहानियों का सबसे बड़ा सबक यही है